नमस्ते विद्यार्थियों। आज हमारा अध्ययन का विषय है भारत में स्थानीय स्वशासन का महत्व। इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने स्थानीय स्वशासन का अर्थ और उसकी प्रकृति का अध्ययन किया कि स्थानीय स्वशासन क्या है और उसकी विशेषताएं क्या है, उसकी प्रकृति क्या है। लेकिन हमें स्थानीय स्वशासन को अगर समझना है तो उससे पहले उसके महत्व को समझना होगा कि इसकी इम्पोर्टेंस इतनी है क्यों प्रत्येक देश अपने संविधान के अंदर स्थानीय स्वशासन की अवधारणा को संवैधानिक स्वरूप प्रदान करता है। और ऐसी क्या आवश्यकता भारत में महसूस हुई कि हमने 73वें एवं 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से इसे संवैधानिक स्वरूप प्रदान किया और संविधान में अनुच्छेद 243 के से अणे तक जोड़ते हुए और साथ ही संविधान में 11वीं और 12वीं अनुसूची को जोड़ा। ऐसे क्या आवश्यकता है, आखिर इसका महत्व क्या है? अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले महत्व की अगर बात करते हैं तो देखते हैं कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा पर आधारित स्थानीय स्वशासन का सबसे महत्वपूर्ण अपनाने का कारण जो प्रत्येक देश अपनाता है वो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। वर्तमान समय के अंदर प्रत्येक राष्ट्र के अंदर डेमोक्रेसी सरकार को अपनाया गया है। अगर कुछ अपवाद को छोड़ दें तो लोकतांत्रिक देशों के अंदर जनता शासन यानी कि नीति निर्माण और नीति क्रियान्वयन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेकर अपना शासन स्वयं के द्वारा करती है। लेकिन बात होती है कि जब डेमोक्रेटिक संस्थाओं के द्वारा कानूनों का निर्माण किया जाता है या लोक कल्याणकारी नीतियों का निर्माण किया जाता है तो उसका लाभ आम व्यक्ति तक पहुँचे, एक निचले स्तर के व्यक्ति तक पहुँचे जो कि गांव के अंदर निवास करता है या किसी गली मोहल्ले में रहता है। तो वो तभी संभव है जब उन लोगों को भी शासन का अधिकार प्रदान किया जाए, यानी कि जो शक्ति है शासन करने की, जो लोकतंत्र की शक्ति है उसको विकेंद्रित कर दिया जाए, यानी कि जो सत्ता है उसे विकेंद्रित कर दिया जाए, अलग अलग हाथों में दे दिया जाए और साथ ही निम्न स्तर पर शासन की जो है ऐसी इकाइयों का गठन किया जाए जिसके माध्यम से वो अपना प्रबंध स्वयं कर सके। तो हम देखते हैं कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा को अपनाने के लिए या उसकी स्थापना के लिए स्थानीय स्वशासन को भारत में भी अपनाया गया। दूसरा कारण है स्थानीय सरकार प्रजातंत्र का आधार होती है। लोकतंत्र की जो मूल अवधारणा है या मूल जो उसकी अक्ष है वो स्थानीय संस्थाओं में ही देखने को मिलता है, क्योंकि जो केंद्रीय व्यवस्थापिकाएं हैं या राज्यों में जो व्यवस्थापिकाएं हैं या सरकार के जो अंग हैं वो केवल अपने ऊपरी स्तर तक ही निर्णय ले पाते हैं। लेकिन निम्न जो स्तर की जो इकाइयां हैं, जो निम्न स्तर की जो संस्थाएं हैं वही लोकतंत्र को मूर्त रूप प्रदान कर सकती है, क्योंकि जो व्यक्ति है वो शासन में अधिक से अधिक तभी सहभागी हो सकता है या नीति निर्माण और क्रियान्वयन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को तभी वो जस्टिफाई कर सकता है जब स्थानीय संस्थाओं की स्थापना हो। क्योंकि जब तक व्यक्ति स्थानीय संस्थाओं के माध्यम से अब स्वयं को नहीं जोड़ेगा तब तक वो लोकतंत्र का जो स्वरूप है या जो उसके महत्व है उसको उजागर नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि स्थानीय जो स्वशासन है वो लोकतंत्र का आधार है, प्रजातंत्र का आधार है, क्योंकि इस पर ही प्रजातंत्र टिका हुआ है। तीसरा जो कारण है वो है गांधीवादी दर्शन को मूर्त रूप प्रदान करना। यह सर्वविदित है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी का बहुत बड़ा योगदान रहा। महात्मा गांधी स्वयं चाहते थे कि शासन की शक्ति जो है वो निम्न से निम्न इकाइयों में हो, यानी कि गांव के अंदर निवास करे, क्योंकि अगर व्यक्ति जो है शासन की जो प्रक्रिया है उसमें वो सहभागी तभी हो सकता है जब स्थानीय संस्थाएं मौजूद हो, यानी कि सूक्ष्म स्तर पर सरकार का एक ऐसा अक्ष मौजूद हो, चाहे वो गांवों के अंदर चाहे शहरों के अंदर है, वहां पर व्यक्ति स्वयं प्रत्यक्ष रूप से जुड़कर अपनी समस्याओं का निदान कर सकता है, अपनी समस्याओं के ऊपर वो स्थानीय अधिकारियों को या प्रशासन का ध्यान आकर्षण कर सकता है और उन समस्याओं का समाधान करने में अपनी भूमिका का निर्वाह कर सकता है।
तो हम देखते हैं कि गांधी का जो महात्मा गांधी है उसका हमेशा ये दर्शन रहा है कि भारत के अंदर जो सरकार है वो गाँव से निकल कर है और राम राज्य की स्थापना, एक ऐसा राज्य भारत में स्थापित हो जो स्थानीय संस्थाओं पर आधारित हो, जहाँ यानी कि स्थानीय लोग अपना शासन प्रबंध स्वयं कर सके। इस प्रकार हम देखते हैं कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की जो अवधारणा है वो गांधीवादी दर्शन का एक रूप है। लोकतंत्र की जो स्थानीय स्वशासन की जो अवधारणा है वो डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र का एक प्रशिक्षण स्थल भी है। हम देखते हैं कि जो केंद्रीय चुनाव होते हैं, राज्यों के चुनाव होते हैं, वहाँ जनता को राजनीतिक प्रशिक्षण व्यावहारिक रूप से नहीं मिल पाता है, क्योंकि निम्न स्तर तक के जो लोग हैं, जो गलियों में रहते हैं, मोहल्लों में रहते हैं या फिर गाँव में रहते हैं, वो उन राजनीतिक प्रक्रियाओं से नहीं जुड़ पाते हैं, राजनीतिक दलों से नहीं जुड़ पाते हैं। लेकिन स्थानीय स्वशासन की अवधारणा को अपना लिया जाता है और स्थानीय स्वशासन की अवधारणा को अपनाने के कारण जो इनकी संस्थाएं हैं, ग्राम पंचायत, जिला परिषद या नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका या पंचायत समिति, तो हम देखते हैं कि आम नागरिक भी जो है इन संस्थाओं से जुड़ता है और राजनीतिक दल भी उन्हें तवज्जो देना प्रारंभ करते हैं। परिणाम स्वरूप राजनीतिक दल जो है उनकी जो शाखा है, जो उनका यानी कि पहुँच है, वो गाँव तक या हर आदमी तक पहुँच जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं जो हैं वो नागरिकों को प्रशिक्षण देती हैं ताकि वो एक ऐसा अपना दर्शन विकसित कर ले कि राजनीतिक अवधारणा है या जो चुनाव है उनके अंदर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सके, ताकि आने वाले जो चुनाव के अंदर वो एक निष्पक्ष स्वच्छ व्यक्ति को जिता सके, जो उनके लिए आने वाली समस्याओं का समाधान करते हुए एक नवीन दर्शन या एक नवीन ऐसा चेहरा उत्पन्न कर सके जो राजनीति के अंदर स्वच्छता की भावना को लेकर आए। तो हम देखते हैं कि जो स्थानीय स्वशासन की जो अवधारणा है उसका अपनाने का एक महत्वपूर्ण कारण भी है मितव्ययी लाना। हम देखते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण समस्या ये आती है कि जब सरकारी योजनाओं को निम्न स्तर पर लागू किया जाता है तो काफ़ी मात्रा में धन का व्यय होता है, लेकिन स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं जब कार्य करना प्रारंभ कर देती है तो हम देखते हैं कि वो अपनी समस्याओं का समाधान अपने स्तर पर ही कर लेती हैं। परिणाम स्वरूप सरकार का खर्चा भी कम होता है और सरकार की जो सरकार की जो प्रणाली है उसमें मितव्ययिता भी आती है। फिर एक महत्वपूर्ण सबसे जो इसका महत्व है वो महत्व है कि स्थानीय स्वशासन की अवधारणा जो अवधारणा है वो स्थानीय समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर ही कर लिया जाता है। यानी कि हम देखते हैं कि इस अवधारणा को अपनाने का कारण ये है कि जो स्थान विशेष की या छोटे गाँव की या कस्बों की जो समस्या है उनका समाधान वहाँ के नागरिक स्वयं अपने स्तर पर कर लें। अगर हम देखते कि वो जो नागरिक है उनका जुड़ाव डायरेक्ट जो प्रत्यक्ष रूप से उन समस्याओं से रहता है और उनका समाधान भी पता होता है, और हम देखते कि स्थानीय स्वशासन की जो संस्था है वो इन समस्याओं का समाधान जो है आपस में मिल बैठ कर निकाल लेते हैं, और परिणाम ये होता है कि जो स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के कारण जो छोटे स्तर पर या ग्राम या कस्बे स्तर पर जो है जो छोटी छोटी समस्या है वो विकराल रूप धारण नहीं कर पाती है, और परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि भारत के जो कस्बे और गाँव के अंदर है वो खुशहाली की धारणा रहती है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि स्थानीय जो स्वशासन की जो संस्थाएं हैं उनको अपनाने के कुछ और कारण भी है, जैसे कि एक अच्छे नागरिक का निर्माण करना। अच्छे नागरिक से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि व्यक्ति ऐसा हो जो राजनीतिक प्रक्रियाओं में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके और ऐसा प्रतिनिधि का निर्वाचन कर सके जो कि हमारे देश के अंदर स्वच्छ राजनीति को प्रदान करते हुए हमारे राष्ट्र के विकास में सहभागी बन सके। एक अच्छा नागरिक तभी बन सकता है जब वो अपने प्रतिनिधि को स्वच्छ और निष्पक्ष रूप से चुने और एक अच्छे प्रतिनिधि को वो भेजे। और साथ ही हम देखते हैं कि स्थानीय स्वशासन की जो संस्था है उनमें जब नागरिक या व्यक्ति जो है प्रत्यक्ष रूप से जुड़ता है तो वहाँ पर वो उनकी कार्य प्रणाली को भी समझता है, उसकी संरचना को भी समझता है, और इसका परिणाम ये होता है कि नागरिक के अंदर राष्ट्रभाव की
भावना जो है वो उत्पन्न होती है, अपनी धरती के प्रति लगाव उत्पन्न होता है, राष्ट्र के प्रति मनोबल उत्पन्न होता है, और उसका परिणाम ये होता है कि वो नागरिक जो है एक अच्छा नागरिक बनने की ओर अग्रसर होता है। एक महत्वपूर्ण जो कारण है, जो इसका महत्व है, वो है कि सरकार की जो कार्यभार है उसको कम करना। हम देखते हैं कि स्थानीय स्वशासन की अगर संस्था नहीं हो तो कस्बे और ग्रामीण स्तर तक जो कार्य कराना या फिर विकास की योजनाओं को पहुंचाना, ये संपूर्ण जो कार्य है वो कार्य केंद्रीय या राज्य सरकारों पर आ जाता है। परिणाम ये होता है कि जब केंद्रीय और राज्य सरकारों पर भार पड़ जाता है तो ये भार इतना अधिक हो जाता है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी इन समस्याओं का समाधान करने में असक्षम साबित होते हैं या सही रूप से नहीं कर पाते हैं। तो हम देखते हैं कि जब केंद्रीय या इस राज्य की संस्थाएं अपनी शक्तियों का प्रत्यारोजन इन संस्थाओं को कर देती है तो उसका परिणाम ये होता है कि गाँव और कस्बे के स्तर पर जो है वो विकास कार्य अच्छे ढंग से होता है। फिर दूसरा एक महत्वपूर्ण जो इसका महत्व उजागर करता है वो एक कारण ये भी है कि स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं जो हैं वो स्वयं कर लगा सकती हैं, और उसका परिणाम ये होता है कि कर लगाकर वो राजस्व इकट्ठा कर अपने विकास को गति प्रदान कर सकती है। फिर एक महत्व इसका है आर्थिक विकास स्थानीय स्वशासन की अवधारणा के द्वारा ही संभव है, क्योंकि आर्थिक विकास अगर हमें देश का करना है तो उसके लिए हमें स्थानीय संस्थाओं को सशक्त और मजबूत बनाना होगा, उनको अधिक से अधिक स्वायत्तता प्रदान करनी होगी, शक्ति प्रदान करनी होगी, क्योंकि जब तक निम्न स्तर पर आधारभूत संरचना का विकास नहीं होगा जब तक राष्ट्र का विकास नहीं हो पाएगा। अगर राष्ट्र का विकास करना है तो हमें ग्रामीण और कस्बे के स्तर तक जो है आधारभूत संरचना का विकास करना होगा, शिक्षा के स्तर को बढ़ाना होगा, हमें रोजगार के स्तर को बढ़ाना होगा, हमें स्वास्थ्य सेवा को प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाना होगा, हमें कानून का शासन स्थापित करना होगा। और ये सभी जो बातें हैं वो तभी सिद्ध हो सकती हैं जब स्थानीय स्वशासन की जो संस्था हैं उनको अधिक से अधिक जो है शक्तियाँ सौंपी जाए या स्वायत्तता प्रदान की जाए। फिर हम देखते हैं कि इन संस्थाओं के महत्व का एक महत्वपूर्ण कारण और ये है कि योजना निर्माण में सहायक स्थानीय स्वशासन की जो संस्थाएं हैं अपने विकास के लिए स्वयं योजनाएं बना सकती है, और उसका परिणाम ये होता है कि जब अपने स्तर पर ग्रामीण स्तर पर या कस्बे स्तर पर योजनाएं बनती है, क्योंकि हर ग्राम की समस्या अलग होती है, हर कस्बे की समस्या अलग होती है, तो उनके अकॉर्डिंग वो अपनी योजनाएं बनाते हैं। तो इनका परिणाम ये होता है कि उनके माध्यम से स्थानीय समस्याओं का समाधान सरलतापूर्वक हो जाता है। फिर एक महत्वपूर्ण कारण जो महत्व इसका उजागर करता है सतत विकास। आज एक नवीन कंसेप्ट चला है सिस्टमेंटल डेवलपमेंट, यानी सतत विकास। सतत विकास से तात्पर्य है कि वर्तमान जो संसाधन हैं उनको हम भविष्य के लिए यानी कि इस तरह से उपयोग करें कि ताकि उनका अधिकतम उपयोग होते हुए भविष्य के लिए उन्हें सुरक्षित किया जा सके। तो हम देखते हैं कि जो अथाह खनिज संपदा है या अथाह जो पर्यावरण जो हमारा है, जिनके अंदर पशु पक्षी भी आ जाते हैं, पेड़ पौधे भी आ जाते हैं, इनकी रक्षा तभी की जा सकती है जब स्थानीय स्तर पर तक समस्याओं का समाधान किया जाए या ऐसी स्थानीय स्तर पर योजना बनाई जाए जो कि इनका संरक्षण कर सके। तो हम देखते हैं कि वो संरक्षण तभी संभव है जब भविष्य को ध्यान में रखकर योजनाओं का निर्माण किया जाए, और वो योजनाओं का निर्माण भविष्य को ध्यान में रखकर इस तभी किया जा सकता है जब स्थानीय स्तर पर या निम्न स्तर पर ऐसी संस्थाएं मौजूद हो जो इस बारे में सोच और विचार रखती हो और वहाँ के नागरिक ऐसा दृष्टिकोण रखते हो। इस प्रकार हम देख सकते हैं, इतना अध्ययन करने के बाद हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि स्थानीय स्वशासन की जो संस्था है वो लोकतंत्र का दर्पण है, यानी कि लोकतंत्र का वो आईना है जिसके अंदर हमें विकास की झलक भी देखने को मिलती है, हमें राजनीतिक प्रशिक्षण की झलक भी देखने को मिलती है, जहाँ लोकतंत्र की व्यवहारिक स्वरूप भी देखने को मिलता है, और जहाँ हमें देखने को मिलता है हमारे नागरिकों के अंदर भ्रातृत्व की भावना जो हमारे राष्ट्र के विकास और राष्ट्र के उच्च मनोबल को प्रेरित करने में सहायता करती है। धन्यवाद।